नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात तमाम बड़ी खबरों की करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चार धाम यात्रा में टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। 43 दिन में पहुंचे 3,48,000 से ज्यादा तीर्थयात्री। बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। केदारनाथ में -3 डिग्री पहुंचा तापमान। 30 अक्टूबर को देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। जनसभा से चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में बेहद कमी आई। 24 घंटे में महज 17 नए मरीज सामने मिले। एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। सक्रिय मामलों की संख्या 150 के करीब पहुंची। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानकारी आपको उत्तराखंड से देते हैं इस वक्त की, क्योंकि चार धाम यात्रा को लेकर यह कहा जा रहा है कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और खबर इस वक्त मिल रही है कि 43 दिन में 3,48,000 से ज्यादा तीर्थयात्री आ गए हैं। बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी इस वक्त हो रही है। हालांकि केदारनाथ में -3 डिग्री तापमान जा पहुंचा है, लेकिन चार धाम यात्रा में दर्शन करने वाले यात्रियों का लगातार पहुंचना हो रहा है। जानकारी आपको इस वक्त ही बड़ी दे रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम ऐसा धाम जहां पर लोगों का पहुंचना होता है। जब चार धाम यात्रा का सिलसिलेवार से हम ढंग करते हैं, जिक्र करते हैं, तो लोगों का पहुंचना हो रहा है। पिछले साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 43 दिन की, महज 43 दिन में 3,48,000 से ज्यादा तीर्थयात्री आ गए हैं। हालांकि हमने प्राकृतिक आपदा देखी और प्राकृतिक आपदा के बीच भी लोगों का आना जारी रहा चार धाम यात्रा में, क्योंकि चार धाम यात्रा पहले कोरोना को लेकर बंद कर दी गई थी, जिसके बाद थोड़े दिनों पहले कोर्ट के अंदर ये मामला था और कोर्ट ने राहत देते हुए चार धाम यात्रा के लिए बात कही कि चार धाम यात्रा को खोला जा सकता है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। हालांकि सीएम की तरफ से भी ये कहा गया था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चार धाम यात्रा को खोला जा सके, और ऐसा ही हुआ जब चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई। धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धनराज, क्या जानकारी आपके पास भी है कि चार धाम यात्रा का आगाज और इतने लोगों का आना कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूट जाए, बावजूद इसके जो प्राकृतिक आपदा हम खास तौर पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल हर जिस तरीके से देखा जाए कि पिछले साल जो यात्री आए थे वो लगभग 3 लाख के करीब यात्री थे, लेकिन इस बार 3,48,000 से अधिक यात्री चार धाम यात्रा पर आए हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया। लेकिन जिस तरीके से देखा गया, हर्ष की आपदा भी रही है और कोरोना काल भी रहा है। जिस तरह से कोरोना काल में पहले ही यात्रा बंद कर दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट में जो अपील सरकार की तरफ से डाली गई थी, उसके बाद राहत जरूर मिली थी और जिसके बाद चार धाम यात्रा शुरू की गई थी। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अड़चने सामने आती रही यात्रियों के कि वो यात्रा करने नहीं जा पा रहे थे। जिस तरह से आपने देखा कि आपदा भी आई है और तमाम बारिश भी रही है, तो इस कारण आपदा के कारण लोग चार धाम यात्रा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि आस्था कोरोना पर और आपदा पर दोनों पर ही भारी पड़ती हुई नजर आई कि 3,48,000 से अधिक लोग यात्रा करने पहुंचे हैं। तो कहना चाहिए एक रिकॉर्ड टूटा है। और जिस तरीके से आपने देखा कि चार धाम यात्रा में जिस तरह की दिक्कतें यात्रियों को उठानी पड़ी और उसके बावजूद भी इतना रिकॉर्ड बनाना एक बड़ी बात है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से यदि ये चार धाम यात्रा में ये अड़चने न आती तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बहुत अधिक हो सकता था। हाल ठीक है धनराज, लेकिन अभी क्या यात्रियों का आना लगातार जारी है? क्योंकि प्राकृतिक आपदा में हमने खास तौर पर देखा था कि यहाँ लोगों को परेशानी हो रही थी, तो अपील की जा रही थी कि आप अपना खास ख्याल रखें, और जो होटल था उसमें भी छूट दी गई थी जब पर्यटक ज्यादा दिनों तक वहां पर रह पाएंगे। लेकिन एक हुजूम सा हम देख रहे हैं। क्या लगता है कि अभी यहीं पर सिलसिला थमेगा, क्योंकि कुछ दिन बाद चार धाम यात्रा बंद हो जाएगी खास तौर पर, और हम देखेंगे कि आगमन लोगों का कम हो सकेगा? लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। आगे आने वाले समय में और यात्री आ सकते हैं क्या? जी बिल्कुल है। जिस तरीके से देखा जाए कि अभी चार धाम यात्रा बंद होने वाली है, क्योंकि 6 नवंबर को केदारनाथ के कपाट ही बंद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उससे पहले प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड केदारनाथ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उससे लगता है कि
जो चार धाम यात्री हैं अभी भी उत्तराखंड में हुजूम चार धाम पर जरूर उमड़ रहा है यात्रियों का। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से यात्री चार धाम में पहुंच रहे हैं, केदारनाथ बाबा पहुंच रहे हैं और वहीं बद्रीनाथ भी पहुंच रहे हैं, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम भी यात्री पहुंच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आपदा आड़े आई और तमाम कोरोना आड़े आया है यात्रियों के, उससे कहीं ना कहीं यात्रियों कुछ यात्री ऐसे हैं कि जो मायूस हुए हैं, वो आ नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो यात्रा जब अगली बार जब शुरू होगी तो जरूर यात्रियों का हुजूम दोबारा से एक बार फिर उमड़ेगा हर। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि अभी 5 तारीख होने में लगभग 5 से 7 दिन बाकी हैं और इस दौरान कहीं ना कहीं लाखों की तादाद में यात्री केदारनाथ और चार धाम पहुंच सकते हैं। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बढ़ते आगे एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं कि 30 अक्टूबर को देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन उससे पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि जनसभा से चुनाव अभियान का आगाज कर दिया जाएगा, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी और उत्तराखंड वासियों को नई सौगात तो देंगे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उसकी जानकारी तो खैर हम आपको दे ही रहे हैं, लेकिन पूरी तैयारी पार्टी की तरफ से कर ली गई है और विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड वासियों को नई सौगात देने का सिलसिला तो जारी रखा जाएगा, लेकिन पार्टी को और कितना मजबूत आगे आने वाले समय के लिए किया जाए उसको लेकर खास तौर पर बातचीत हो जाएगी। और बड़ी खबर हम आपको इस वक्त ही दे रहे हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर का वो वक्त होगा जब देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और जानकारी इस वक्त की आपको बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनसभा से चुनाव अभियान का आगाज करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जब चुनाव रैली को संबोधित करेंगे और खास तौर पर सीधे सीधे जनता से जब संवाद किया जाएगा तो बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से बीजेपी उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है और आगे आने वाले समय में भी उत्तराखंड के लिए काम करेगी बीजेपी। फिलहाल आपको जानकारी बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं, माफ करिएगा ब्यूरो चीफ हैं उत्तराखंड से। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र, क्या जानकारी आपके पास भी है, क्योंकि कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक तरीके से ये कहिए कि चुनावी मौसम में आगाज हो जाएगा जब एक जनसभा होगी, सीधे सीधे जनता से संवाद किया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि सभी जो अधिकारी होंगे, नेतागण होंगे, उससे मुलाकात की जाएगी ताकि पार्टी को और मजबूत बनाया जा सके 2022 से पहले, ताकि लोग विश्वास कर सके और बीजेपी एक बार फिर सत्ता में कायम हो सके। धीरेन्द्र, अब बिल्कुल हर्ष, देखिए अमित शाह का जो 30 अक्टूबर को ये दौरा है पूरी तरह से राजनीतिक दौरा है, चुनावी दौरा है। और इस एक जैसी दौरे में अगर उनके कार्यक्रमों की सूची देखी जाए तो पूरी तरह साबित हो जाता है कि अमित शाह जब 30 अक्टूबर को देहरादून के बन्नू स्कूल के मैदान में दहाड़ेंगे तो उनके मुखारबिंद से बहुत सारे चुनावी दावे और बहुत सारे चुनावी वादे भी निकलेंगे। इसके साथ ही वो अपनी पार्टी के नेताओं का एक तरह से ओवरहॉलिंग भी करेंगे, उनको तैयार करेंगे चुनाव में जाने के लिए और उनको एक तरह से इसका संदेश देंगे कि सरकार की कौन सी नीतियों को लेकर के जनता के बीच जाना है, किस तरह से कोविड की जो असफलता है, जो विपक्ष उसे असफलता साबित करने में जुटी है, किस तरह से उसे सरकार की सफलता के तौर पे पेश करना है, इसका मंत्र भी अमित शाह देते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से उनकी रैली की तैयारियों की बैठकें हो रही हैं, कल से जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, उन लोगों ने जब कल वहां पे कार्यक्रम स्थल का दौरा किया तो मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में ये भी कहा कि अमित शाह के दौरे के साथ ही हमारा चुनावी अभियान शुरू हो जाएगा, उसका श्री गणेश हो जाएगा और कार्यकर्ता पूरी तरह से कमर कस के चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। और उनका जो देहरादून के प्रभारी मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी तमाम बैठकों में यही कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है और प्रत्येक जो नगर है, महानगर है, वहां से प्रत्येक मंडल को पार्टी के 2000 कार्यकर्ता लाने हैं और जो ग्रामीण इलाके वहां से भी 500 से 1000 के बीच की संख्या पार्टी पदाधिकारियों को दी गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि एक विशाल महारैली का आयोजन बीजेपी 30 अक्टूबर को कर रही है और उसके बाद अमित शाह यहाँ से रैली पहले आते ही सुबह 9 बजे वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से सेफ हाउस जाएंगे बीजापुर में और वहां पे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे।
11:30 के आसपास वो जनसभा स्थल पे पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर से एक बार पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और उसके बाद हरिद्वार जाएंगे और वहां पे संतों से भी मिलने का उनका बड़ा कार्यक्रम। आपको पता है बीजेपी का जो आधार है वह हिंदुत्व है, हिंदुत्व की विचारधारा है, इसलिए उनका कोई भी बड़ा नेता आता है हरिद्वार में संतों से मिल करके पूरे देश में एक संदेश देने से कभी नहीं चूकता। तो अमित शाह वहां भी जाएंगे। हर तो एक तरह से इनका ये जो दौरा है उत्तराखंड में चुनावी बिगुल फूंकने का दिन भी कहा जा सकता है। उस दिन सत्ताधारी पार्टी एक तरह से मैदान में उतर जाएगी और अमित शाह के संदेश के बाद चुनावी महाभारत की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मौसम बदला बदला लग रहा है उत्तराखंड का, लेकिन चुनावी मौसम जब हम जिक्र करते हैं तो कौन बादल की तरह गरज रहा है और कौन बरस रहा है? क्योंकि खास तौर पर हम कांग्रेस को भी एक तरफ देख रहे हैं। केदारनाथ के दर्शन हरीश रावत कर चुके हैं, आशीर्वाद बाबा का लिया जा चुका है कि कांग्रेस की आए, सत्ता में वापसी करे। लेकिन क्या खास तौर पर हम देखेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तरफ दहाड़ रही है तो बरसने का काम कांग्रेस भी कर रही है। बिल्कुल, आप देखिए मौसम जो प्राकृतिक मौसम है वो धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है, यानी नरम होता जा रहा है, और जो सियासी मौसम है वो गर्म होता जा रहा है। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी मौसम में वैसे वैसे सियासी गर्मी भी बढ़ती जाएगी, सियासी पारा भी चढ़ता जाएगा। और आप दहाड़ने की बात करें तो इनके तमाम नेता बीजेपी को दहाड़ ही रहे हैं, वो चाहे अब की बार 60 पार का नारा हो, युवा नेतृत्व का नारा हो, या अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी का 2025 में राज्य को एक मॉडल स्टेट के तौर पे स्थापित करने का नारा हो, और 2017 का जो चुनावी नारा बहुत फेमस हुआ था डबल इंजन की सरकार, वो शायद इस चुनाव में भी डबल इंजन की सरकार का नारा फिर से एक बार लोगों को आकर्षित करता हुआ दिखाई देगा हर। लेकिन दूसरी तरफ आप कांग्रेस का देखिए, जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है, किस तरह से हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हो, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो, या सबसे चर्चित चेहरों में शुमार और पार्टी के सबसे सक्रिय पदाधिकारी के तौर पर अपने आप को स्थापित करने में सफल रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, और लगातार गरज रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। आप देखिए एक धार्मिक यात्रा के तहत बिल्कुल कहीं ना कहीं अपनी अपनी तैयारी है धीरेन्द्र, और ये तैयारी कितनी कारगर साबित होगी 2022 के बाद का वक्त बता पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बयानबाजी लगातार हो रही है तो सियासी बयानबाजी का जिक्र भी फटाफट से करते हैं, क्योंकि कई बयान सामने आ रहे हैं। चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज है, उसका जिक्र तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के ये कहा जा रहा है कि जो मंत्री रहे विजय बहुगुणा हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विजय बहुगुणा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी की है, और आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि विजय बहुगुणा एक बड़ा चेहरा है उत्तराखंड के, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से कई संपर्क हैं वो बनाए हुए हैं बीजेपी नेताओं ने, और कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये दावा ठोका जा रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और एक और बड़ी जानकारी देते हैं, क्योंकि खास तौर पर जब ये बयानबाजी सामने आई तो हरीश रावत ने तंज भी कसा, और बयानबाजी जब तेज हो रही है तो इसी पर पलटवार करते हुए हरीश रावत ने कई बातें कही हैं, और वो कह रहे हैं कि बहुगुणा जब बेरोजगार हो गए थे तो उन्हें रोजगार मिला था कांग्रेस के शासन में। बीजेपी को जो गत आज हो रही है आगे उसकी बहुत बुरी गत होनी है, ये रावत की तरफ से कहा जा रहा है। यानी तंज एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तंज कसने का काम किया जा रहा है हरीश रावत की तरफ से। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड की, और अभी पूरी तैयारी हरीश रावत की इस वक्त है। संचित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। संचित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय बहुगुणा बड़ा चेहरा कह रहे हैं कि कांग्रेस से कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसी को लेकर हरीश रावत ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, और अगर हम सिलसिलेवार ढंग से देखें तो खास तौर पर बीजेपी के नेता का कांग्रेस में शामिल होना होगा। खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन सियासी जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो काफी इस वक्त उत्तराखंड के अंदर हैं। देखिए जिस तरीके से लगातार अब चुनावी मोड में दोनों ही पार्टियां उत्तराखंड की दिखती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, और साथ ही साथ अगर आम आदमी पार्टी जो इस साल विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी तो वो भी इस बार देखिए चुनावी रणनीति के लिए और चुनाव में सक्रिय हो चुकी है। देखिए जिस तरीके से अगर आरोप और प्रत्यारोप की बात करें तो उत्तराखंड में दौर लगातार काफी महीनों से शुरू हो चुका है, चाहे कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर या बीजेपी पर आरोप लगाए, चाहे बीजेपी लगाए, चाहे कोई भी पार्टी किसी भी पर आरोप लगाए, लेकिन जिस तरीके से बड़े नेताओं का आरोप लगाने की बातें हैं तो उससे सियासत थोड़ी गर्मा जाती है। जिस तरीके से विजय बहुगुणा ने
साफ तौर पर दावेदारी करी और दावा किया है कि कांग्रेस के कुछ और नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो हरीश रावत ने एक चुटकी लेते हुए सीधे साफ तौर पर कहा है कि वो बेरोजगार हो गए थे, अब पार्टी ने उन्हें रोजगार का काम, उनको रोजगार दिया। और रोजगार के मतलब में उन्होंने साफ तौर पे कहना था कि उनको इस काम पे लगाया गया है कि आप जाकर के कांग्रेस के नेता तोड़ करके अपनी पार्टी में ज्वाइन कराए। लेकिन हरीश रावत ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो भी नेता है वो कांग्रेस में रहेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति चल रही है, कहीं ना कहीं हरीश रावत ने भी दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेता और जो बागी नेता थे वो दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। ठीक है संचित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात कोरोना के कहर की फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना का कहर थमता हुआ नजर आ रहा है उत्तराखंड के अंदर। और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं वो आपको फटाफट से बताते हैं। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में बेहद कमी आ गई है। खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि जो मामले हैं वो 24 घंटे में महज 17 आए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 18 मरीज ठीक होकर घर गए हैं 24 घंटे में, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 150 तक बताई जाती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर कि देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में बेहद कमी आ गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। हालांकि अगर बात करें तो सावधानी, सतर्कता बरतनी होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कोरोना आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना का कहर बना हुआ था, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, आप खासतौर पर अपने हाथों को अच्छी तरह धोइए, सैनिटाइज का इस्तेमाल करिए। और अगर हम बात करें चेहरे पर मास्क लगाने की, तो मास्क कहीं ना कहीं चेहरे से गायब होता जा रहा है, लेकिन वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको चेहरे पर मास्क लगाना होगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि सक्रिय मामलों की संख्या 150 तक जा पहुंची है। बात आम आदमी पार्टी के फटाफट से करते हैं, क्योंकि केजरीवाल जहां उत्तराखंड में लगातार बातें कह रहे हैं, तो पंजाब के अंदर भी वो पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं कि 2022 में सरकार बनाई जा सके। आज ही कहा जा रहा है कि किसानों और कारोबारियों से मुलाकात करते हुए अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के सीएम है, वो नजर आएंगे। कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की जाएगी। अमरिंदर सिंह जिस तरीके से कई बातें कह रहे हैं किसानों को लेकर, वैसे ही रणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं, और उसी तरीके से सीएम केजरीवाल भी कह रहे हैं। यानी बड़ा वोट बैंक किसान है, उन्हें साधने की कोशिश हर एक पार्टी कर रही है। और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक, आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब जा रहे हैं और किसानों और कारोबारियों से खासतौर पर मुलाकात की जाएगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और 2022 के अंदर ये ऐलान भी कर दिया गया है। नवदीप छाबड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, पंजाब से रीजनल हेड हैं। नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवदीप, पंजाब के अंदर किसान एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। अमरिंदर सिंह को हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। केजरीवाल अब कह रहे हैं कि किसानों से मुलाकात की जाएगी, बातचीत की जाएगी। सीएम चन्नी भी यही कह रहे हैं। तो हर एक पार्टी का फोकस सीधा सीधा किसान है, लेकिन आज सीएम जब पहुंच रहे हैं तो किसान और कारोबारियों से खास तौर पर मुलाकात की जानी है। नवदीप, देखिए, बिल्कुल किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, कृषि प्रधान राज्य है पंजाब। और हर्ष, आप देखिए कि पंजाब के करीब 70% लोग सीधे और असीधे तौर पर कहीं ना कहीं कृषि सेक्टर से जुड़े हैं। इस वजह से यही कारण माना जाता है कि कोई भी सरकार जब बनती है तो उसका किसानों और कम से कम जो यहाँ का जो एक ऐसी वर्ग है उसका समर्थन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पंजाब के अंदर आप देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे में कोई भी सरकार नहीं चाहती किसानों की नाराजगी मोल ली जाए। तो अब आज 11 बजे ट्रेन के जरिए जब केजरीवाल संगरूर पहुंचेंगे, उसके बाद वो सीधा भगवंत मान के घर जाएंगे और उसके बाद मानसा के अंदर, क्योंकि मानसा एक ऐसा इलाका है, मैं आपको बताना चाहूंगा हर्ष, जिसमें पंजाब की कई बड़ी जो किसान संगठन है उनको जन्म दिया। और जो आज पंजाब के अंदर जो बड़े नेता है, 30 से 31 किसान संगठन जो दिल्ली के अंदर आज बैठे हैं, उसमें भी मानसा जिले का बहुत बड़ा रोल है। और मानसा जिले के अंदर ही सबसे ज्यादा एजिटेशन की शुरुआत जो है वो संगरूर, मानसा, बठिंडा जैसे इलाकों के अंदर होती है। तो यही कारण है कि मानसा के अंदर जाएंगे, वहां पर किसान परिवारों से मिलेंगे, जिन किसानों की मौत हुई है खासतौर पर दिल्ली बॉर्डर पर, उनके परिवारों से मिलेंगे, उनको सहायता नहीं मिली या मिली है उसको लेकर उनसे बातचीत करेंगे। अपनी तरफ से भरोसा भी देंगे कि अगर पंजाब के अंदर सरकार आती है तो
किसानों के लिए ये सुविधा दी जाएगी, उनके लिए ये कुछ बड़े ऐलान किए जाएंगे। तो यही कारण है कि किसानों और किसान परिवारों को साधने का प्रयास जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर 5 राज्यों के अंदर 2022 में हर से चुनाव है तो पंजाब आम आदमी पार्टी के लिए सबसे करीबी और सॉफ्ट टारगेट है। और उनका मानना है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर लोग जो है शायद तीसरा बदलाव देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी की जो सरकार की जो गुंजाइश है वो यहाँ पर बन सकती है। तो यही कारण है कि फोकस जो है वो पंजाब के ऊपर, पंजाब के मुद्दों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर कर रहे हैं। हर्ष, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बढ़ते आगे, एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, पंजाब से ही है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह आज केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं। खबर इस वक्त की बड़ी मिल रही है, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, किसानों के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। ये खबर इस वक्त की आ रही है। कृषि कानूनों को लेकर अमरिंदर सिंह चर्चा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री से, किसानों के आंदोलन पर बात होगी, क्योंकि पिछले दिनों उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि हम केंद्र से किसानों के मुद्दे पर बातचीत करेंगे, अपनी नई पार्टी बनाएंगे और अगर किसानों का मसला हल होता है तो खासतौर पर बीजेपी के साथ भी गठबंधन किया जा सकेगा। यह ऐलान खुद पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से किया गया था, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन आज मुलाकात होनी है केंद्रीय गृह मंत्री से और बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, आपको याद होगा पाकिस्तान के साथ मैच हुआ भारत का T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने जीत हासिल की, लेकिन भारत में कुछ तत्व ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे थे। अब उन पर कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में पाक के खिलाफ भारत की हार पर पाकिस्तान का समर्थन करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को नामजद किया है। यूपी के अलग अलग जिलों में पाकिस्तान के समर्थन में आए लोगों के खिलाफ केस दर्ज, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ देशद्रोह के तहत केस चलेगा। बताया यह भी जा रहा है कि आगरा में 3, बरेली में 3 और लखनऊ में 1 शख्स को पुलिस ने नामजद किया है। तो भारत के अंदर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब घर घर जाकर टीका लगाया जाएगा। वो कैसे होगा, उसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हैदर अली। उनकी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। देश में कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। आपको बता दें, 77% ऐसी आबादी है जिसको कोरोना की वैक्सीन की फर्स्ट डोज लग चुकी है। वहीं 32% आबादी ऐसी है जिसको कोरोना की दोनों खुराक लग चुकी हैं। बात करें 10 करोड़ अभी भी ऐसे लोग हैं जो सेकंड डोज जिनको लेना है, लेकिन उन लोगों ने अभी तक सेकंड डोज नहीं ली है वैक्सीन की। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला किया है लोगों को जागरूक करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नवंबर के अंत तक वैक्सीन लगाने के लिए, जिनको नहीं लगी है दूसरी खुराक, उनके लिए एक अभियान की शुरुआत की जाएगी। जी हाँ, घर घर दस्तक नाम से एक अभियान की शुरुआत अगले महीने होने जा रही है और नवंबर के अंत तक टारगेट रखा गया है। ऐसे 48 जिले जिनके स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहचान की है, जहां 50% से कम वैक्सीनेशन हुआ है। ऐसे 48 जिलों में हर घर दस्तक अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर वैक्सीन की खुराक उन लोगों को लगाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों को और पूर्ण रूप से हर ज़िले में वैक्सीनेशन हो। उसके लिए हम ये अभियान चला रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी भी कुछ ज़िलों में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो कम है और जिन लोगों ने पहली खुराक ली है वो अभी भी दूसरी खुराक नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर वैक्सीनेशन करेंगे लोगों का, ताकि पूर्ण ज़िला वैक्सीनेट हो जाए और साल के अंत तक ये कोशिश है कि मैक्स टू मैक्स आबादी को हम वैक्सीनेट कर दें। तो फिलहाल आप सुन रहे थे हैदर क्या कुछ कह रहे थे हमारे संवाददाता। आपने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप भी नजदीकी कैंप पर जाइए, और अब तो डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर, तो उसमें हिस्सा लीजिए। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज देखते रहिए आप।